नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में जो काम करके दिखाया है उनका विकसित भारत का विजन है। एक नीति तैयार करके काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली में लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार ही बनेगी। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां केवल घोषणा करती है, भाजपा जो कहती है वो करती भी है। आपको काम के लिए निश्चित रूप से स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दायित्व जो भी दिया जाता है उसको बखूबी से निभाते हैं और बखूबी से इस दिल्ली प्रदेश में मैं काम करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 साल में इस हिंदुस्तान में जो काम करके दिखाया है, जो मान और सम्मान हिंदुस्तान को विश्व में बनाया है, और जिस तरह से उनका विजन और जो सोच है उस सोच को लेकर कि हम विकसित भारत की एक सोच लेकर चल रहे हैं कि मेरे युवाओं का प्रदेश है और युवाओं के हाथ में मैं 2047 का विकसित भारत दूं, उसको लेकर एक नीति तैयार करके काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है। और आम जन भावना में आज मैं यहाँ पे नामांकन भराने रिंकू जी का आया हूँ और इसमें लोगों का उत्साह देखकर मुझे लग रहा है कि अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। सर, कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में देखिए, फ्री राशन की मैंने देखा है, मैंने राजस्थान में भी देखा है कि केवल और केवल घोषणा के अलावा कुछ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस और अदर पार्टियों में केवल घोषणा और लोगों को गुमराह करने का काम है। जिस तरह से राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया था वो धरातल पे लाके, एक पहली विधानसभा में जब बजट आया था पूरा धरातल पे 95% धरातल पे पहुंचा है। और उनकी जब सरकार थी, जब उनकी घोषणा रह जाती 5 साल ही निकल जाते। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एलिगेशन लगाया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर कहा जा रहा है कि वो सिर्फ गाली गलौज करने वाली पार्टी रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा सकती है? आप उनके आरोपों की तरफ देखो कि वो किस तरह से जेल में जाके आए हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। उन पे आरोप है इस तरह का झूठा आरोप और लोगों को गुमराह करने का। जिस तरह से काम कर रहे हैं तो गुमराह होने वाले नहीं है। आजकल की जनता, आजकल का युवा समझदार है, वो जानता है अच्छा और बुरा। सर, आखिरी सवाल, एमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उनकी तरफ से 2 ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जो 2020 में दिल्ली दंगे जो हुए थे उसमें आरोपी हैं और जेल में बंदे। एक तो जहाँ पे ही आए थे नामांकन कर गए साहिल हुसैन। कैसे देखते हैं एमआईएम के? ऐसा है, उनका निर्णय जनता अपने आप कर लेती है। जो हमारी पार्टी पे विश्वास करके और कैंडिडेट पे विश्वास करके जिस तरह से कार्यकर्ता के रूप में हमारा कैंडिडेट काम करता है और जनभावना उनके साथ होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजक महाकुंभ से यूपी सरकार को भारी भरकम कमाई की उम्मीद है। कारोबारी संगठन कैट का अनुमान है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसे भुनाने के लिए यहां पहुंच चुकी हैं। उधर दिल्ली और मुंबई सहित अन्य स्थानों से प्रयागराज का हवाई किराया 5 गुना तक बढ़ गया है। स्टॉलों पर उत्पाद प्रदर्शित करने से लेकर तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम शिविर स्थापित करने तक उपभोक्ता सामान कंपनियां महाकुंभ के ब्रांडों का प्रदर्शन करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं। डेटॉल, डाबर, पेप्सिको, कोका कोला सहित शीर्ष ब्रांड और आईटीसी व रिलायंस जैसे कारपोरेट घरानों से शिविर आश्रम स्थापित किए गए हैं। अपने उत्पादों के प्रदर्शन के साथ जलपान वितरित कर रहे हैं। दिल्ली के डीसीपी पश्चिम विचित्र वीर ने बताया कि विकासपुरी थाने पर सूचना मिली थी कि एक जगह कुछ संदिग्ध लोग आते हैं जो असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वहां से एक ट्रांसजेंडर को पकड़ा गया जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। उसने बताया कि वह बांग्लादेश से आया है और पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा था। पूछताछ की जा रही है, अभी कुछ मालूम नहीं चला है। किन्नर पकड़ा गया है, क्या मामला है? आप सभी लोग भी जानते ही हैं, पिछले करीब 1.5-2 महीने से एक बहुत बड़ी मुहिम पूरी दिल्ली में चलाई गई है, जिसके तहत जितने भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, जहां पे भी संभावना है कि बांग्लादेशी यहां पे पाए जा सकते हैं, उनकी बहुत ही सघन चेकिंग करवाई जा रही है।
तो उसी मुहिम के तहत यहाँ पे पश्चिमी जिले के भी विभिन्न जगह पे हमने ये तलाशी अभियान चलाया था। इससे पहले भी हमने तकरीबन 10 बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करवाया पकड़ के। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे विकासपुरी थाने को एक सूचना मिली कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कुछ एक संदिग्ध व्यक्ति आते हैं और कुछ वो एक तरह से असामाजिक और न्यूसेंस वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी को रखते हुए ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाकर वहां पर एक ट्रांसजेंडर को उन्होंने अप्रीहेंड किया। जब उससे प्रॉपर पूछताछ करी तो हमने पाया कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर एक सघन पूछताछ के बाद उसने व्यक्ति ने एडमिट किया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पे करीब 10 साल पहले आया था। तो फर्दर पूछताछ में उसने यहाँ के ठिकाने के बारे में भी हमें जानकारी दी है, जिसकी जांच अभी जारी है। तो अपने जो हमारा एक नॉर्मल प्रिवेंशन वाला मैकेनिज्म और एक मुहिम चली हुई थी, उसके तहत ही हमने एक ट्रांसजेंडर को पकड़ा है जो कि बांग्लादेशी है और संभावित है कि और भी ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, जिसकी जानकारी हम फर्दर पूछताछ में जुटाएंगे। क्या कोई मामले में भी शामिल था या कुछ पता चला? अभी तक कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ की नहीं आई है। कुछ एक घटनाएं पहले अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कि ये एक तरह से यंग लड़कों को एल्योर करके और कुछ एक अंधेरी जगह पे ले जाके और घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। इन पास्ट जब भी ऐसी कोई जानकारी हमें मिली है, हमने तुरंत कार्रवाई की है और अभी जो इस जानकारी पे एकदम से कार्रवाई करने का मकसद था वो भी यही था कि अगर इस तरह की एक्टिविटी कहीं पे कुछ हो रही है इलाके में तो हम उसको पूरी तरह से उसको नियंत्रण करें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी कल बोले कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है। राहुल गांधी जी, आप संसद में विपक्ष के नेता हैं और आप भारतीय राज्य का मतलब समझते भी हैं, जो आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय राज्य भारत के संवैधानिक व्यक्तित्व का परिचय है। राहुल गांधी, आप कुछ बोलते हैं तो समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी अर्बन नक्सल के चंगुल में है, माओवादी सोच के प्रभाव में है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। कल बोल गए कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मैंने सदन में भी कहा था कि राहुल गांधी का ट्विटर कौन है, ट्विटर बदलने की जरूरत है। और बात क्योंकि अपना तो होमवर्क करते नहीं, मेरा तो ओपन स्टैंड है, यहां से भी है और सदन में भी बोला, मैंने उनके सामने बोला। माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में। इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट भारत के संवैधानिक व्यक्तित्व का परिचय है। द इंडियन स्टेट represents the constitutional identity of India as a free country, the state of India. दुनिया भर में भारत की पहचान स्टेट ऑफ इंडिया से होती है या भारत से होती है। राहुल जी, उसमें भारत स्टेट के इस परिभाषा में, व्यक्तित्व में भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी आते हैं, भारत की संसद आती है। आप संसद में विपक्ष के सम्मानीय नेता हैं, आप भी आते हैं। राज्यों की विधानसभाएं भी आती हैं, जिसमें कई आपकी पार्टी के द्वारा चल रही है। इस स्टेट की विचारधारा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आता है, जिसने कई बार आपके अनाप शनाप बकबक किए कमेंट पर जो डिफेमेशन सूट चला, उसने आपको राहत भी दी है। और इस स्टेट में आप भी आते हैं, पत्रकार, मीडिया। बाकी मैं संस्थाओं की बात ही नहीं करता, उनको तो खुदा खुलेआम गाली बढ़ते रहते हैं। राहुल गांधी जी, आप कुछ बोलते हैं तो समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप समझना कब शुरू करेंगे? कल कांग्रेसी रात दरबारी में ताली बजा रहे थे। रात को मैंने पटना में टीवी पर देखा, हमने कहा हो क्या गया इनको? क्या कांग्रेसी, जो वरिष्ठ कांग्रेसी अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्हें समझाना ही बंद कर दिया क्या?
राहुल गांधी जी, आप संघ की बहुत आलोचना करते हैं, बीजेपी के भी करते हैं। ये आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, काम आपके परनाना जी भी करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और आप तो सबसे आगे निकल गए हैं। कभी देखा है कि आप कहां पहुंच गए आपकी पार्टी? और संघ आज कहां से कहां पहुंच गया देश में, और भाजपा कहां से कहां पहुंच गई? क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज के लिए बड़ा काम किया है, देशभक्ति के लिए बड़ा काम किया है। और कल टीवी पर दिखाया जा रहा था गणतंत्र दिवस के परेड की पूरी कहानी, तो किस तरह चीन के युद्ध के बाद संघ के लोगों ने परेड किया था आज के कर्तव्य पथ पर, इसको भी दिखाया गया था। तो ना आप कुछ जानते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स के चंगुल में। लेट मी से इट वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, Rahul Gandhi is in the complete grip of the urban Naxals thinking process, माओवादी सोच के प्रभाव में जो इस तरह की बातें करते हैं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत शर्मनाक है। प्रयागराज में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि महाकुंभ एक सभ्यता है जिसे आपको चुकना नहीं चाहिए। खासकर अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको महाकुंभ में जरूर शामिल होना चाहिए। आप धार्मिक हो या नहीं, आप आध्यात्मिक हो या नहीं, आप मुक्ति चाहते हो या नहीं, आप कोई भी हो, आपको महाकुंभ में जरूर शामिल होना चाहिए। यह एक ऐसी घटना है जो 8 से 10 हजार वर्षों से चली आ रही है। So once in a 144 years, sir. You are here on the holy land of Prayagraj. What you would like to say, sir? Well, it's a celestial phenomena and also a civilizational phenomena that should not be missed, especially if you're born in Bharat. You should not miss it. You may be religious, not religious, you may be spiritual, not spiritual, you may want liberation or you may want bondage. Whatever it is, you should not miss this event because as a civilization, this is a phenomenon which has gone on for over 8 to 10,000 years. Today it's organized, there is a government behind it, there's so much facility, but for thousands of years it's gone on without anybody giving a call. People by themselves came. So this is the only culture in the world which seeks liberation. Here there are no tickets being sold to go to heaven, no pleasures of heaven, but just liberation as an aspiration, mukti as an aspiration. You have also taken a holy dip at the Triveni Sangam, sir. How do you feel after it, sir? I'm sorry? You have also taken a holy dip at Triveni Sangam. Is it… so how you're feeling? Well, the river is looking much better than last time, thanks to whatever the administrations are doing. I think the Namami Gange has produced some results, definitely significant results. Much more need to happen. Hope we continue the work. Thank you. You are also working on sustainable development projects, Safe Soil Mission. So when you are at the holy land of Prayagraj, what message you would like to give to the whole world? Well, already the Safe Soil policy is the recommended policy for UP also, for all the states. The centre has given it as a recommendation policy. So one important thing is that all along the Ganga banks or any river bank, especially the tributaries which come, there has to be a plantation or a forest area, or at least in agricultural lands there are enough trees to hold the water, to hold the soil, to hold extra fertilizers and other things that go. So there is a plan right now, I've already discussed that more natural farming will come along and there is a strip of trees which are going. This was one of the recommendations, minimum 1 kilometer along the river bank, there should be trees. The trees can be commercialized, but there should be trees in agricultural land also. This is being implemented, so I hope it happens rapidly, not slowly. There was also a lot of comments coming on Mahakumbh. Somebody was saying that if somebody is doing a sin, then they must go to Mahakumbh to have a dip in holy river Triveni. See, this sin and virtue does not belong to our land. This sin, going to hell, going to heaven, these things don't belong to this culture. In this culture, whatever you do, it's your karma.
there will be a fruit for that. Right or wrong, there will be a fruit. So it's your karma. What you do will come back to you one way or the other. When it comes back, if you don't cry, you're willing to joyfully embrace that, it's okay what you do. Thank you so much for giving your time to ANI. Thank you. दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा, मैं आज नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। लोगों में जो जोश है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर और मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोतीनगर विधानसभा में हम करते हुए विधानसभा के अंदर जाएं और दिल्ली के अंदर हम जो पिछले कई सालों से सरकार में नहीं है वापस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता वापस मिले और दिल्ली की हम सेवा का जो हमने ध्येय उठाया है उसको हम करें। इसी ध्येय के साथ आज हमने पूजा करते हुए आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मोतीनगर के अपार जो मेरे परिवार के लोग हैं मेरे साथ आज जाएंगे। मोतीनगर तो मेरा परिवार है, विधानसभा मेरा परिवार है। आज हम जाएंगे और जिस प्रकार से लोगों का जो जोश है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है। मोतीनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी और जो विकास कार्य पिछले 10 सालों से रुके हुए हैं, दिल्ली का सत्यानाश हो गया है, उसको ठीक करने का काम, एक सुंदर दिल्ली बनाने का काम, एक सुंदर विधानसभा मोतीनगर बनाने का काम और बेस्ट विधानसभा मोतीनगर हो, इस ध्येय के साथ आज हम इस विजय यात्रा में निकले हैं। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है और लोग अपने को ठगा हुआ मान रहे हैं, इसलिए आज दिल्ली में माहौल बदला हुआ है। आप पार्टी घबराई हुई है। उसमें नॉमिनेट कर देना चाहिए। वो किसी जादूगर से कम नहीं कि पहले कैसे उन्होंने बोला कि यमुना साफ होगी, फिर उन्होंने बोला कि सीएजी नहीं होता तो कांग्रेस ने देश भेज दिया। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जादूगर से बड़ी बात तो वो इनसे बड़ा झूठों का सरदार नहीं है। लोगों को कैसे गुमराह करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे लोगों के इमोशन से खेलना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है, यानी कि लोगों को की भावनाओं को मिसयूज करना है। और ये केजरीवाल ने दबा के किया है। सबसे पहले तो अन्ना हजारे जी की भावनाओं को ही खिलवाड़ किया और उनको इमोशनली इन्वॉल्व करके और फिर किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके जो आगे जो कुछ भी किया। मैं तो इतना कहूंगा कि केजरीवाल पर अब लोग विश्वास नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आज जो स्थिति केजरीवाल की हो गई है कि अब लोग वो सिर्फ एक हंसी का पात्र बनकर रह गए। कोई भी बात वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कहते हैं तो लोगों को एक जोक समझ में आता है। और ये सबसे बड़ी ये है कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है तो आपके पास कुछ नहीं बचता। आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लोग अपने को ठगा हुआ मान रहे हैं और इसलिए आज दिल्ली में माहौल पूरा बदला हुआ है। अभी तक आप 5 तो उम्मीदवार बदल चुके, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस समय घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और इसलिए उलझुल बातें हो रही है, झूठ सच हो रहा है। राजनीति के स्तर को गिराया है इन्होंने, देश के अंदर राजनीतिक माहौल को खराब किया है और एक देश को कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों से डिस्टेबलाइज होता है सिस्टम, तो स्टेबिलिटी पर भी प्रश्न खड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी वॉल्यूशन करते हैं और संविधान का खुला उल्लंघन इन्होंने किया है। और संविधान के, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, अराजकता पर विश्वास करने वाले, और किसी भी हद तक जाकर कोई भी बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करना, कोई भी बड़े से बड़ा अपराध करना, ये इनकी कार्यशैली का हिस्सा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर कहा, जब मुंबई जैसे शहर में अभिनेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। इस डबल इंजन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और मुंबई में अभिनेता सुरक्षित नहीं है।
जी सर, एक तो आज एक मुंबई में बड़ी घटना जो हुई है, जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है, हालांकि अभी जांच जारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ में दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हैं, वो नामांकन के लिए आज गए, तो उनके नामांकन रैली में कटेंगे तो बटेंगे वाले जो पोस्टर हैं वो नजर आए, तो इन दोनों चीजों पर आपका जवाब। पहली बात तो यह है कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहां सुरक्षित रहेंगे? ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां अभिनेता सुरक्षित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की भी गोली। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि आपके खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों को निराशा है, नाराजगी है। 10 साल आपने सिर्फ बातें की हैं। कुछ जगह नफरत की तरफ तो नाराजगी मुझे लोगों की बातों में देखने को मिली। कांग्रेस में लोगों को विकल्प दिख रहा है, लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमने कहा जो 12-15 दिन से हम घूम रहे थे, तो एक जनरल मूड की बात होती है, लोगों के मन में क्या है उसको भांपने की कोशिश की, वो दिखा भी, बिना पूछे भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। और आम आदमी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है। कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की, और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर, तो एक नाराजगी तो बनती है। वो नाराजगी कुछ कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा एक नफरत की तरह मैंने लोगों के दिल में, उनकी भाषा में देखी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज्यादा कोई उससे उम्मीद लोगों को दिखती नहीं। उसका जो अपना पारंपरिक वोटर है वो तो है, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि कोई बड़े उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं। और उनको आप कांग्रेस में एक विकल्प दिखने लगा है, क्योंकि वो विकल्प से ऐसी दिल्ली की एक तस्वीर जुड़ी हुई है, जिस दिल्ली के सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, काम तो जो भैया हुआ था वो आज से 8-10 साल पहले हुआ था। और बड़े स्तर की दिल्ली नहीं, कॉलोनियों का काम, पार्क में काम, झूले लगाने का काम, बत्तियों का काम, सुएज लाइन डलने का काम, पानी की पाइपलाइन का काम, बस वहां इलाके में चल जाए उसका काम, स्कूल में एडमिशन का काम, अस्पतालों में जरूरत पड़ी तो विधायक की मदद का काम। इस सब में उनको 10 साल ना कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद मिली, ना आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें कांग्रेस याद आती है। इसलिए एक समझ लो बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आज देख रहे हैं। सर, दिल्ली के यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नॉमिनेट कर देना चाहिए, और जिस तरीके से एक वादा करते हैं, उन्होंने कहा कि 2015 में 2020 में अगर यमुना साफ नहीं होगी तो वोट नहीं देना। अगर ये हमने देखा सीएजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर सीएजी नहीं होती तो कांग्रेस खत्म हो जाए। 2012 में उन्होंने ये बयान दिया था। 14 सीएजी की रिपोर्ट से एक बार भी उन्होंने टेबल नहीं किया। एक पैथोलॉजी लायर वो तो है। मैं तो खुद ही, मैंने आपसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो तो पैथोलॉजिकल लायर हैं। अच्छा है, आजकल भारतीय जनता पार्टी सुन के शब्द पिकअप कर लेती है। सीएजी के रिपोर्ट पर तो हम कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली की कॉमनवेल्थ रिपोर्ट आई थी वो आपकी असेंबली में गई, आपके 67 विधायक थे 70 में से, तो उस समय की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है दिल्ली असेंबली की, आपके लोगों की रही होगी, वो रिपोर्ट का क्या हुआ? मैं तो आप मीडिया वालों से पूछता हूं, किसी दिन आतिशी जी से या उनसे पूछ लीजिए ना, जिस कॉमनवेल्थ को लेके आप सड़कों पे नाचते थे, उसकी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं सार्वजनिक की? उसके ऊपर पीएससी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना। कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। आदमी अपने कहे हुए झूठ पर जब खुद ही कहने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो किसी के सामने नहीं कहता है। तो इस तो महा झूठे लोगों की पार्टी है, इनका कोई बयान जो है वो विश्वास नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताऊं, सही में अगर ये समझ लो कभी जो असंभव बात है, कहूं 5-7 साल में इन्होंने जमुना जी साफ भी कर दी, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, न जाने कौन सा जहर है उस पानी में। सर, बात कर लेते हैं नई दिल्ली से जो विकेट है प्रवेश सिंह, साहिब सिंह वर्मा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने एसएचओ मंदिर मार्ग उनको लिखा और एफआईआर रजिस्टर करी है। जो कंप्लेन उनके खिलाफ ये तो होना था। देखो, जिस तरीके से पहले वो पैसे बांट रहे थे, चलो वो आचार संहिता के पहले था,
मेरे हिसाब से तो बहुत अनैतिक था और एक तरीके से लालच देना है वोटर को रिश्वत दे के खरीदने वाली बात है। मैं तो उससे कम इस बात को नहीं मानूंगा। उसके बाद जूते बांटना, कंबल बांटना, बेडशीट बांटना। हम एक बहुत अच्छी सरकारी कॉलोनी में जा रहे थे, हमारे सामने ट्रकों ट्रक, मेरे पास फोटो है उसकी, वो बट रहा था। वीडियो है कि एक जगहों पर एक बड़ा भारी बोर्ड, आजकल कौन सा वो क्या बोर्ड कहते हैं, उस पर अपनी फोटो लगाकर मेडिकल चेक करा रहे थे। अरे भाई, हम कोई आपके पास कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है जो मेडिकल काम करता है, करे, वो अपना अलग करे। समाज सेवा अलग बात होती है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपके पास बांटने को है, आप बांटो। लेकिन आदमी की व्यक्तिगत धन संपत्ति से चुनाव लड़ा जाता है क्या? क्योंकि मैं तो ये एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि जो आदमी इतना पैसा बांटेगा, एक सामान्य बिजनेस में होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसे को रिकवर करते हैं। बिजनेस का तो यही वसूल है कि हम लाख रुपया लगाएंगे तो 10 लाख कमाएंगे। तो अगर कोई आदमी अपनी जेब से या अपने संस्था से 1 करोड़ लगा रहा है तो अगले 5 साल में क्या करेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की जननी ही इस तरीके से बांटे हुए चुनाव जीतने की जो रणनीति होती है कि पैसा देके मैं चुनाव जीत जाऊं और बाकी 5 साल में लेता रहूंगा। क्योंकि अगर वोटर आपको इस चीज के कारण वोट दे रहा है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? रमेश बिधूड़ी के जो बयान है काफी मिल रहे हैं और काफी ज्यादा अटैक करते हैं, एंटी वुमेन कहा है आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने हिरन की तरह भाग रही है आतिशी को रेफर करते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा एंटी वुमेन रिमार्क। देखिए, उन्होंने तो इससे भी बुरी बुरी बातें कही है और ये उनके अंदर में इस तरीके से वो लोगों को समझते हैं, एक अपने अंदर का अहंकार है। किसी मनुष्य को, किसी मानव को ना सम्मान देने की उनकी एक आदत है। इसकी तो जितनी भर्त्सना करे कम है, विशेषकर जब आप किसी महिला के बारे में ऐसा कहेंगे। पर मुझे तो इस बात से एक सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? आपका व्यक्ति है, आपका आदमी है और वो तो दिल्ली शहर में बोल रहा है, मतलब भारत की राजधानी में बोल रहा है। ये समझ लीजिए कि जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से इसी तरीके की भाषा में विश्वास करती है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक की मेंबर होने के बाद उन्होंने फेवर किया आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में, आप कैसे? देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, बहुत खुशी है कि मुझे राजौरी गार्डन में लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में लोगों का मन बन चुका है। वे अरविंद केजरीवाल के बहानों से ऊब चुके हैं, अपने भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने गंदगी का ढेर बना दिया है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। कैसे देखते हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? पहले तो बहुत खुशी इस बात की कि राजौरी गार्डन में जो मुझे समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों का मन बन चुका है, अरविंद केजरीवाल जी के बहानों से ऊब चुके हैं, उनकी करप्शन से ऊब चुके हैं। दिल्ली की गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी सड़कें, गटर बंद, ये सारी जो दिल्ली को उन्होंने गंदगी का ढेर बना दिया है, लोग अब इसको बदलाव चाहते हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि दिल्ली के लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भाजपा की डबल इंजन की सरकार लानी और मोदी जी की सरकार यहां पर बनानी है। लेकिन सर, जिस तरीके से केजरीवाल अगर की बात करें तो वो कह रहे हैं और लगातार सारी जगह होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं कि जनता क्या चाहती है, दिल्ली का विकास और गाली गलौज वाली पार्टी से बचे। हम भी यही कह रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि जनता तो विकास चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी गाली गलौज करते हैं, पीएम को गालियां निकालते हैं। गालियां निकालने से मसला हल तो नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपने किया क्या है? एक ही बात कह देते हैं कि एक गवर्नर मुझे एलजी करने नहीं देते। अगर एलजी करने नहीं देते तो अब कैसे हो जाएगा? जब आपने अपना शीश महल बनाना था तब तो एलजी नहीं रोक पाया, 100 करोड़ का शीश महल बनाना था। लेकिन अब जब एक गरीब को जो झुग्गी में रहता है उसके अब वही मकान बना के देना, तो आपने कहा एलजी बनाने नहीं देता। तो इसलिए ये जो ड्रामेबाजी है, इसी से लोग उब चुके हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमें गाली गलौच वाली आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हमें काम करने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए। ईडी ने सर प्रोसिक्यूट किया है न्यूक्लियर स्कैम मामले में अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया को। कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? वो तो होना ही था जो शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए। अब तो कैग ने भी कहा है कि 2000 करोड़ रुपए का जो दिल्ली के
एक्सेचर को नुकसान हुआ है, जो खजाने को नुकसान हुआ है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के दोस्त लेके गए हैं, तो उस पर तो उन पर कार्रवाई होनी ही है। अन्य पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्लियरली सामने आई है, टीएमसी क्लियरली सामने आई है कि यही रीजनल पार्टी है जो दिल्ली में रिटर्न कर सकती है। आपको लगता है इनका सपोर्ट कुछ इम्पैक्ट लाएगा इलेक्शन? नहीं, देखिए इनका क्या सपोर्ट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, ना ममता जी का ना अखिलेश जी का, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये लोग केवल सत्ता हाथ आने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब जब सत्ता नहीं मिली तो ये तोड़फोड़ हो गई। तो जब ये तो एक ही पर्पज था, लूटने को इकट्ठे हुए थे, जब लूटने को कुछ मिला नहीं तो टूट गए। राहुल गांधी का कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया जिससे काफी हंगामा भी मच रहा है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट। हाँ, तो यही है, इंडियन स्टेट कहा है, आप क्या कहेंगे? तो ये तो सच ही है। राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ये तो पता ही हम सबको। भारत की अपने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए तो विदेशी हाथों में जाके खेल रहे हैं, इसलिए तो अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, इसलिए तो पाकिस्तान के हाथों में राहुल गांधी खेल रहे हैं, इसलिए तो चीन के हाथों में राहुल गांधी खेल रहे हैं, इसीलिए तो राजीव गांधी ट्रस्ट को पैसे मिलते हैं चीन से, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने अपने देश के खिलाफ लड़ने के लिए, जिहाद के लिए खड़ा कर रखा है। तो अब तो राहुल गांधी ने खुद मुंह से निकल गया कि मैं भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग हिंडनबर्ग, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च बिहाइंड अडानी ग्रुप सेल्स ऑफ डिसबैंडेड, हाउ डू यू सी दिस? मुझे तो इतना नहीं पता, पर मैं तो ये जानता हूँ कि जो खुद ही शॉर्ट सेलर है उसको यही करेगा, तो ऐसी अफवाहें फैलाएगा तो ही तो शॉर्ट सेलर की दुकान चलेगी। एक सिंपल सा फार्मूला, तो उसका काम ही है कि शेयर गिरेगा तो शॉर्ट सेलर है, शेयर गिरेगा तो मैं पैसे बनाऊंगा, तो ऐसी बातें बोलेगा जिससे शेयर गिरेगा और हमारी भारत की इकोनॉमी गिरे, वो तो यही चाहेगा। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट एक सुपारी ली गई थी। किस तरह से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत के आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए यह सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आज राहुल गांधी से सवाल है कि हिडनबर्ग ने ताला बंद कर दिया है, आप अपना प्रोपोगेंडा कब बंद करेंगे? यह कोई संयोग है या सोचे समझा प्रयोग या सोरोस के द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग है? एक एजेंसी जो शॉर्ट सेलिंग में भी काम करती थी हिंडनबर्ग, उसे बंद करने का ऐलान किया गया है, क्या कहना है सर आपका? आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। और हास्यास्पद बात है कि जिस हिंडनबर्ग की आज दुकान बंद करने की बारी आई है, जिसकी कोई विश्वसनीयता यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन में थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया था बाहर और कहा था कि इन पे जांच हो कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके किस प्रकार से भारत के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए नुकसान किया है, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्योंकि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने तो प्रण लिया है कि भारत की स्टेट और भारत की अर्थव्यवस्था को वो युद्ध के रूप में देखते हैं और उसे समाप्त करना चाहते हैं, उससे जंग लड़ना चाहते हैं। ये कल भी राहुल गांधी ने बोला है। तो राहुल गांधी जी, आज सवाल आपसे है कि हिंडनबर्ग ने तो मतलब आपके विदेशी अलायंस पार्टनर ने तो ताला बंद कर दिया, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे भारत के खिलाफ? आप बताइए कि क्या रिश्ता कहलाता है आपका इस हिंडनबर्ग के साथ? क्या ये कोई संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है या उससे भी बढ़कर ये सोरोस के द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग है कि वहां से कोई स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट आती है और यहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसको उठाते हैं और पार्लियामेंट को कभी हाईजैक करते हैं, कभी अर्थव्यवस्था को डैमेज करने वाली बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस को जवाब तो देना चाहिए, क्लैरिफाई भी करना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। उनके खुद के साथी भी, अलायंस पार्टनर भी उनसे इस विषय पर किनारा कर गए थे, क्योंकि उनको भी सत्यता पता है। पर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ये देश विरोधी है, विदेशी ताकतों के हाथ से खेलते हुए भारत की स्टेट और भारत की इकोनॉमी को तबाह करने की सुपारी ले बैठे।
12 of Indian Constitution, Congress justified the Rahul Gandhi statement. आज एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि उसकी लड़ाई, उसकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा एक राजनीतिक एंटिटी से नहीं है। उसकी पूरी की पूरी लड़ाई, उसका जिहाद भारत के स्टेट से है। और इस जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए इनके नेता, चाहे वो श्रीनिवास हो या कांग्रेस के और भी कुछ नेतागण हैं, वो संविधान का आर्टिकल 12 दिखा रहे हैं। आर्टिकल 12 में लिखा क्या है कि भारत की स्टेट मतलब भारत की पार्लियामेंट। क्या राहुल गांधी की लड़ाई भारत की पार्लियामेंट से है? भारत का स्टेट मतलब भारत के प्रदेशों की लेजिस्लेचर्स। क्या राहुल गांधी की लड़ाई विधानसभाओं से है? क्या राहुल गांधी की लड़ाई जिला पंचायतों से? क्या राहुल गांधी की लड़ाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से है, नेशनल लॉ कमीशन से, जुडिशरी से है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से है? भारत की स्टेट की परिकल्पना भारत के संविधान से आती है। राहुल गांधी की लड़ाई भारत के संविधान से है। भारत की स्टेट का परिचायक भारत का तिरंगा है, राहुल गांधी की लड़ाई भारत के तिरंगे से है। किससे राहुल गांधी का जिहाद और जंग है? ये कांग्रेस पार्टी बता रही है कि मोदी विरोध नहीं, भाजपा विरोध नहीं, अब कांग्रेस पार्टी खुलकर देश विरोध कर रही। इसीलिए तो चाइना के साथ एमओयू, इसीलिए तो भारत की सेना पर सवाल, पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सब चीज का दोष भारत पर डालना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना। 370 पर भी भारत के मैप को ही कटा हुआ दिखाना और दे देना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को, और बार बार भारत के हितों के खिलाफ, चाहे वो विदेशी धरती पर जाकर हो या यहां से काम करना, आर्थिक हितों या संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने ऐलानिया कर दिया है कि उनका जिहाद भारत के खिलाफ। झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उसी दिन से हम बहुत ईमानदारी से अपने राज्य की सेवा करने में लगे हैं। 24 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है और उसी की तैयारी में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यहां बजट पूर्व परामर्श का आयोजन किया गया था। यहां कई विशेषज्ञ और सचिव आए जिन्होंने अपने विचारों को रखा। ये साल क्रियान्वयन का साल रहने वाला है। होगा कि जिस दिन से हमारे अबुआ सरकार 2.0 का गठन हुआ है, उस दिन से हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने राज्य के लिए पूरे निष्ठापूर्वक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। 27 फरवरी से विधानसभा सत्र, बजटीय सत्र शुरू होने वाला है 24 फरवरी से, और उसी के तैयारी में ये यहाँ पे जो प्री बजट कंसल्टेशन का आयोजन किया गया था माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, और हमारा सौभाग्य था कि पहला हमारा ही विभाग ने ओपनिंग भी किया है इस परामर्श का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा। सभी संबंधित विभाग के सचिव भी थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, और हमारे से भी अपना मंतव्य लिया गया है। मुझे लगता है मेरे तरफ से जो अनुरोध था माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसी भी रूप में विभाग के बजट को घटाया ना जाए, क्योंकि पिछला 5 साल में कोविड का भी सामना करना पड़ा, और उसके अलावे जो पिछला साल जो चुनावी साल रहा, जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है, तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए किसी भी रूप का बजट कटौती इस विभाग से ना किया जाए, क्योंकि 70% आबादी जो है इस राज्य की वो कृषि पे निर्भर है, और सही संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारे जो विभाग है उसकी चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों को हम लोग सामना भी कर रहे हैं, अच्छी योजनाओं को भी हम लोग लाने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया है कि 1 पैसा भी इस विभाग का नहीं घटाया जाएगा। कुछ नई योजनाओं को लेकर बजट में
आपने अपनी तरफ से कोई प्रपोज किया हो कि बहुत नए चीजों को हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त पे। हम लोग चाह रहे हैं कि जो अच्छी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करें। वो अभी तक पाइपलाइन में ही है, वो अभी तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाई है वैसी योजनाएं, तो उसको क्रियान्वयन किया जाए। उसके अलावे निश्चित रूप से एक आध चीज ऐसी हैं जो नए रहेगी, मगर मैं चाहती हूं कि कम से कम 17 तक वो पहुंच जाए, उसके बाद आप लोगों के बीच में उसका खुलासा करें। केंद्र का भी बजट आना है तो राज्य के मंत्री के नाते तमाम चीजों की विशेष पैकेज जैसे बिहार को, आंध्रा को, बाकी राज्यों को केंद्र देता है। मांग वो भी केंद्र सरकार से। देखिए, आपने जो ये अभी जो परामर्श जो शुरू हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो पहला प्रेजेंटेशन विभाग की तरफ से, वित्त विभाग से दिया गया था, आप लोगों ने देखा है कि कैसे सालों से हमारा जो केंद्र का शेयर है और ग्रांट है वो घटते जा रहा है। तो निश्चित रूप से पिछड़ा राज्य है तो ग्रांट तो मिलना चाहिए, मगर ये देंगे, ये मनसा रखते हैं, केंद्र सरकार मनसा रखती है, वो बड़ा सवाल है। इस मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा 1,63,000 करोड़ रुपया का भी हम लोग बकाया मांग कर रहे हैं, उसी को हम लोगों को वापस कर दे कम से कम। ग्रांट बाद में हम लोग मांग कर लेंगे, मगर वो इनकी मनसा पे हमेशा सवाल उठा है और ये केवल घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, घड़ियाली प्यार दिखाते हैं इस राज्य के प्रति, मगर इस राज्य के लोगों के से कोई भी लगाव केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को नहीं है। भोपाल के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी भूल गए हैं कि वे भारतीय लोकतंत्र में दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए और इसे वापस ले लेना चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में नीतियों और अन्य चीजों को लेकर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता को जनता किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है और राहुल गांधी इसके सिरमौर है। हम अतीत के काल में इनके नेताओं के द्वारा आतंकवादियों के बारे में जिस ढंग से सम्मान के शब्द बोला गया और अब देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जिस ढंग से उन्होंने देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में नीतियों पे कुछ बोला जाए, बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता तो किसी भी दृष्टि से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मान के चलता हूं कि उनको ये समझ में आएगी और माफी मांगेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम की पत्नी जेन युमिको इत्तोगी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने कहा कि हम कभी नहीं भूल सकते कि भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था और तब से हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं। यह एक छोटे देश सिंगापुर और एक बहुत बड़े देश भारत के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी है। हमारे व्यापारिक रिश्ते फल फूल रहे हैं। सिंगापुर कई सालों से भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। हमारे रक्षा संबंध मजबूत है। हाल के वर्षों में कौशल विकास में हमारा रिश्ता बहुत सक्रिय रहा है और यह लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब हम भारत के साथ एक नए रास्ते पर हैं। हमारे संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया है, जिसकी घोषणा पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की पिछली यात्रा के दौरान की गई थी। We will never forget that India was one of the first few countries to recognize Singapore's independence in 1965, and since then our relationship has grown by bounds. It's a natural partnership between a small country, Singapore, and a very large country, India. But we found ways to cooperate in ways that are our mutual interests in a whole range of areas. Our business relationships are thriving. In fact, Singapore is the largest investor in India for many years now. Our defense relationship is strong. Our relationship in skilling has been very active in recent years, and it continues to grow. But we are now on a new trajectory with India, with the upgrade of our relations to a comprehensive strategic partnership
which was announced during Prime Minister Modi's last visit to Singapore in September last year. We are exploring new initiatives, going beyond the existing very active relationship that we have. We are working on cooperating in advanced manufacturing and semiconductors, helping to build up the semiconductor ecosystem in India. We're working on new generation and net zero industrial parks, and we're working on the skilling for the new industries that are involved as we embark on these new paths. We are also exploring other initiatives in the digital space and in sustainability. In the digital space, for instance, we are exploring the possibility of a data corridor between Gift City and Singapore, so that our financial institutions can exchange data on a safe and trusted basis. Sustainability is a major priority for both India and Singapore, and there too we are working actively to look at whether a corridor for renewable energy between India and Singapore can be achieved. I'm optimistic for our relations with India. I'm optimistic because our leaders see eye to eye. We are natural partners, as I mentioned, and we both share. In Singapore is invested in India's ambition to be a developed country, Dixit Bharat, by 2047. The eastern states are a priority for the Indian government. In fact, in my last visit to India before I was president, I went to Assam at Prime Minister Modi's suggestion. And we are doing some things in Assam. In particular, we had a major involvement in skilling, and we are looking at other possibilities. This time, as part of the state visit, I'm going to Odisha, which has special significance amongst the eastern states. I know that India has high ambition for Odisha, and indeed it has great promise. The people are hungry, they've got natural advantages in their natural resources, and Singapore will look at opportunities from logistics and connectivity to petrochemicals and other areas. Of course, not to forget skilling, where we already have been deeply involved in the World Skills Center and are now embarked on expanding that relationship. So there will be many areas to explore, including even areas like MRO, maintenance, repair and overhaul operations for the aerospace sector, which shows very significant opportunity in India, including in Odisha. So I go with a business delegation with our eyes open to learn as much as we can and see where there can be fruitful opportunities for collaboration. शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में लगातार तीसरे दिन भारी उछाल। 16 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स ने 595.42 अंकों की बढ़त के साथ 77,319.50 पर कारोबार शुरू किया, जो 0.78% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं निफ्टी 50 भी 164.05 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,377.25 पर पहुंच गया है, जो 0.71% पर ऊपर है। इसके साथ ही लगातार तीसरे दिन अदानी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान पर खुलकर कारोबार कर रहे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में शानदार बढ़त देखी जा रही है। इजराइल ने 15 घंटे में तोड़ दिया 15 महीने बाद हुआ सीज फायर। गाजा में की बमबारी, 73 की मौत। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच हुए सीज फायर के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, इसी बीच सीज फायर तोड़ दिया गया। गुरुवार को इजरायली सेना ने गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 73 लोगों की मौत की खबर है। स्काई न्यूज और एएफपी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तड़के इजराइल ने गाजा पर आसमान से बम बरसाए थे। एएफपी ने गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के हवाले से बताया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक की महिलाओं और बच्चों की भी जान गई है। 200 से ज्यादा नागरिक जख्मी हुए हैं। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने एएफपी को बताया कि जब से गाजा पट्टी पर सीज फायर समझौते का ऐलान हुआ है, तब से इजराइल की ऑक्यूपेशन फोर्स ने 73 लोगों को मार डाला है। इसमें 20 बच्चे और 25 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की सेना अभी भी बमबारी कर रही है।
केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने को मिली मंजूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या होगा असर? दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। इस बीच बुधवार को खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। यह मुकदमा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चलाया जाना है। इससे 1 महीने पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय चलाएगा। चुनाव के दौरान ईडी को मिली यह इजाजत दिल्ली में विपक्ष को एक हथियार की तरह मिल गया है। वह इसके जरिए आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले में घेरेगी। आइए जानते हैं कि महाकुंभ में अब कितने स्नान बचे हैं। इनमें से कितने हैं अमृत स्नान। भव्य महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हो चुका है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित इस बार के कुंभ में 3 अमृत स्नान होंगे, जिसमें से 1 अमृत स्नान हो चुका है। अब 2 पवित्र अमृत स्नान बाकी हैं। इसके अतिरिक्त अब 2 ऐसी तिथियां हैं जिन पर स्नान करना काफी शुभ माना जाएगा। जब भी महाकुंभ की बात होती है तो सबसे पहले श्रद्धालुओं के मन में उन महत्वपूर्ण तिथियों को जानने की जिज्ञासा होती है जिनमें अमृत स्नान किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर तिथियों के मामले में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई 5 अमृत स्नान बता रहा है तो कोई 6। आपके इसी असमंजस को दूर करने के लिए तिथियों की तथ्यपरक जानकारी अपनी जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी समझिए। 29 जनवरी अमृत स्नान मौनी अमावस्या, 3 फरवरी सोमवार अमृत स्नान बसंत पंचमी, 12 फरवरी बुधवार स्नान माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी स्नान महाशिवरात्रि है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने खत्म किया 9 का सस्पेंस। उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आउट। देखिए किसे कहां से मिला टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का सस्पेंस खत्म कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में ग्रेट कैलाश से शिखा राय, बवाना से रविंद्र और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा गया है। अब तक बीजेपी की ओर से 68 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बाकी बची 2 सीटें पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। इससे पहले गुरुवार सुबह कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर अपनी टीम 70 फाइनल करनी थी। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने में आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों से बाजी मारी है। बीजेपी का चुनाव प्रचार पूरे स्विंग में है। वहीं बीजेपी ने आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई गई जाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी से आशीष सूद, बिजवासन से कैलाश गहलोत, नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, आरकेपुरम से अनिल शर्मा, महरौली से गजेंद्र यादव और छतरपुर से कतार सिंह तनवर, अम्बेडकर नगर से खुशीराम चुनार, कालकाजी से रमेश बिदुड़ी, बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्ण नगर से अनिल गोयल, गांधीनगर से सरदार अरविंद सिंह लवली, सीमापुरी से कुमारी रिंकू, रोहतास नगर से जितेंद्र आदि सीट पर हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।